कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दो ऐसे नाम हैं कि एक नाम को तो इतनी ख्याति मिली कि वो नाम पूरी सदी अपने नाम कर गया, और जो दूसरा नाम है कमला नेहरू का, वो इतिहास के पन्नों की सिकुड़नों में कहीं दबकर रह गई। और जहाँ दोनों की उम्र में 1 दशक से कहीं ज़्यादा का अंतर था, वही दोनों की शिक्षा में, परवरिश में ज़मीन आसमान का अंतर था। जो कमला नेहरू थी वो एक रूढ़िवादी परंपरा वाले कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी। कमला नेहरू का जन्म हुआ दिल्ली में। इनका परिवार कश्मीरी था और इनके दादाजी थे किशनलाल कौल, जो कि राजा महाराजाओं के दरबारों से सम्मान प्राप्त व्यक्ति थे, और उन्होंने जयपुर, जोधपुर, रीवा के जो महाराजा थे उनसे सम्मान प्राप्त किए हुए थे। तो इनके परिवार में 1 अगस्त 1899 को सीताराम बाजार की गली में इनकी हवेली थी जिसका नाम था अटल भवन। उसमें एक कन्या का जन्म हुआ जिसका, अब ये बहुत फेमस व्यक्ति थे किशनलाल जी, और इनके जो बेटे हैं, कमला नेहरू के जो पिताजी हैं उनका नाम है जवाहरमल कौल और माताजी का नाम है राजपति कौल। तो इन दोनों के घर एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका समाचार मोहल्ले भर में फैलना ही था क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध थे। तो मोहल्ले भर की स्त्रियों को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, और मंगल गान के बीच उस बच्ची का नाम रखा गया कमला नेहरू। कमला नेहरू के 2 बहनें और एक छोटा भाई भी था। तो जैसे जैसे कमला नेहरू बड़ी हो रही थी, उन्होंने माहौल देखा, घर में बहुत पर्दा प्रथा है, महिलाओं को दब के रहना होता है, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए भी महिलाएं कहीं आ जा नहीं सकती थी। यहाँ तक कि उनके घर की महिलाएं जो कश्मीरी थीं, लेकिन उन्होंने कश्मीर घूमा नहीं था कभी, उन्हें पता नहीं था कश्मीर कैसा है। इतनी ज़्यादा पर्दा प्रथा थी, उनके घर में स्त्रियाँ नंगे सिर रहने की कल्पना ही नहीं कर सकती थी। तो जब कमला नेहरू बड़ी हो रही थी, उनको बड़ा अखरने लगा ये। उन्हें ये लगता था कि मतलब इतनी पर्दा प्रथा क्यों, आदमी बाहर जा सकते हैं, हम स्त्रियां क्यों नहीं जा सकते। तो जब कमला नेहरू 9 वर्ष की हो गई तो उसके बाद इनका परिवार जयपुर घूमने गया, सारा परिवार गया, लेकिन लड़कियों को हिदायत दी गई कि आप बाहर नहीं निकलेंगी, आप घर में ही रहेंगी, आप बाहर नहीं जा सकती हैं। तो कमला नेहरू ने सोचा कुछ उपाय करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे भी देखना है बाहर क्या है। तो उन्होंने अपने छोटे भाई के कपड़े पहने, एक पगड़ी लगाई, अपने बाल उस पगड़ी में छुपाए और वो बाहर निकल गई, घूमने निकल गई। वापस आई तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, सारे बच्चे ऐसे बाहर जाते हैं लड़के, तो हम लड़कियाँ क्यों नहीं जा सकते। लेकिन माँ क्या उत्तर देती, वो जो सदियों से परंपरा चली आ रही थी उसमें वो लोग बंधे हुए थे। तो माँ ने कहा कि बेटा, अभी दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, इतना नहीं खुला है कि हम स्त्रियों को आज़ादी दे सके, कि हम बाहर जा सकें। अब कमला नेहरू बड़ी हो रही थी, 13 साल की हो गई। तो इनका परिवार एक शादी में गया, वहाँ शादी में मोतीलाल नेहरू जी का भी परिवार आने वाला था। तो जब मोतीलाल नेहरू अपनी फिएट में सवार होकर आए और उनके साथ उनके परिवार की स्त्रियाँ, उनकी पत्नी स्वरूप रानी जी और उनकी बेटियाँ दोनों, विजय लक्ष्मी और कृष्णा दोनों थीं। तो जब वो उससे उतरे तो वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, अरे देखो देखो कौन आया है। लोग कहने लगे, अरे ये कैसे कश्मीरी ब्राह्मण है, तो पूरे अंग्रेज हो गए हैं, तो लग ही नहीं रहे। मतलब स्त्रियों में कानाफूसी स्टार्ट हो गई। तो सामने से जवाहरमल जी आ रहे थे, कमला नेहरू जी के पिताजी। तो उन्होंने उनको देखा, मोतीलाल नेहरू जी को, तो उन्होंने हाथ मिलाया। दोनों ने, मेज़बान मेहमान सब उनका मोतीलाल जी का स्वागत करने आ गए। तो उन्होंने जब हाथ मिलाया तो मोतीलाल जी की नज़र अचानक एक 12 वर्षीय लड़की पर पड़ी जो उनके बगल में, जवाहरमल जी के बगल में खड़ी हुई थी। तो मोतीलाल जी बोले, हेलो करने के बाद उनसे बोले, अरे ये बच्ची कौन है, तो बहुत खूबसूरत है। कमला नेहरू बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर उनका शरीर था, उनकी बहुत आंखें बड़ी बड़ी थी, बहुत सुंदर उनके बाल थे। मतलब ये कहते हैं कि लोग उनको देखते रह जाते थे, बहुत खूबसूरत थी वो। तो मोतीलाल जी ने कहा, ये बच्ची मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे इसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं इसे पहली बार नहीं मिल रहा, मैं इससे कई बार मिल चुका हूँ। तो पीछे से किशनलाल जी निकल कर आए, बोले, अरे हमारी पोती है और हमारा नाम रोशन नहीं करेगी तो हमारी पोती कैसे कहलाएगी। तो कमला नेहरू जी की जब तारीफ हुई तो वो शर्मा के वहाँ से हट गई और महिलाओं की भीड़ में जाके कहीं खो गई। अब दोनों परिवारों में बातचीत स्टार्ट हुई। अब मोतीलाल नेहरू जी को वो पसंद आ गई। उन्होंने कहा, इसे हम अपने जवाहर के लिए देखेंगे और अपने घर की बहू बनाएंगे। तो पहले कश्मीरी ब्राह्मणों में विवाह उत्सव कई दिनों तक चलते थे। तो जब उन लोगों को, बच्चों को, लड़के लड़कियों को रुकने का, मिलने जुलने का भी अवसर प्राप्त हो जाता था, लेकिन लड़के लड़कियों की हामी का उसमें कोई वो नहीं था। तय बड़े ही करते थे और वो इस आधार पर नहीं करते थे किसकी क्या पसंद है, वो ये देखते थे कि घर कैसा है और मतलब मेल जोल तालमेल है कि नहीं, पैसे में, हर चीज़ में। तो मोतीलाल जी ने जब स्वरूप रानी जी से कहा
अपनी पत्नी से कि ये लड़की हमें कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू के लिए पसंद आ गई है और हम चाहते हैं कि इन दोनों का विवाह तय कर दिया जाए। तो स्वरूप रानी जी को वो पसंद नहीं थी शुरू से, और जो बड़ी बहन थी क्या नाम था उनका, विजय लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी को भी वो पसंद नहीं आई कमला नेहरू। उन्होंने कहा हमारा भाई तो विदेशों में पढ़ रहा है और ये तो लड़की ग्रामीण स्तर की लगती है, दिल्ली में रहते हुए भी ग्रामीणों जैसा इन लोगों का रहन सहन है और हमें नहीं पसंद आया। तो उन्होंने कहा जब मोतीलाल जी ने कि अभी लड़की बहुत छोटी है और ये कोई विवाह के लिए अयोग्यता नहीं हुई कि वो हिंदी जानती है, अंग्रेजी या फ्रेंच नहीं जानती है, हमें ये लड़की पसंद है। तो फिर स्वरूप रानी जी बोली कि उम्र में तो बहुत छोटी है, 9-10 साल बड़े होंगे जवाहरलाल नेहरू। तो मोतीलाल जी ने बात काटते हुए कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा है, जल्दी नहीं मचाएंगे शादी की, उस लड़की को कहीं और शादी नहीं करेंगे, हमारे घर में ही आएगी, तो अच्छा है, छोटी है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद ये लोग जब घर पहुँचे इलाहाबाद, तो इधर जो इनके दादाजी थे कमला नेहरू जी के, किशन लाल जी, उन्होंने कहा कि ठीक है हमें रिश्ता मंजूर है, लेकिन पहले जब लड़का हाँ कर देगा तब हम शादी के लिए राज़ी होंगे, तो आप लड़के से बात कर लीजिए। तो तब जवाहरलाल नेहरू जी बाहर पढ़ रहे थे, ब्रिटेन में थे। यहाँ से मोतीलाल जी के कई पत्र गए, इन लोगों का पत्राचार बड़ा रोमांचक रहा, मोतीलाल जी और जवाहरलाल नेहरू जी का। उन्होंने पत्र में लिख के भेजा कि ऐसे लड़की हमने देखी हुई है, कश्मीरी मूल की है और हमें पसंद आ गई है। तो उधर से जवाहरलाल जी ने कहा कि ठीक है, आप तो ऐसे लड़कियां ही दिखाते रहते हैं हमें बार बार, और अभी मेरी ऐसे मैट्रिमोनियल टाइप का मटेरियल नहीं हूँ मैं कि मैं ऐसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँ, लड़की देखी और तुरंत हाँ कर दूँ। तो ये पत्राचार कई साल तक चला, धीरे धीरे कमला नेहरू 16 वर्ष की हो गई। तो फिर मोतीलाल जी ने 16 वर्ष की उम्र का उनका एक तस्वीर जवाहरलाल नेहरू जी को भेजी, और जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा तो वो उन्हें अच्छी लगी, देखकर सुंदर तो थी, उन्हें पसंद आ गई। फिर भी उन्होंने लेटर में लिख के भेजा कि लड़की खूबसूरत है, सुंदर है, लेकिन आप तो कहते हैं कि बाहरी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, अंदरूनी सुंदरता अच्छी होती है, तो मैंने तो मिला ही नहीं हूँ, अंदरूनी सुंदरता का मुझे क्या पता कैसी है। तो उन्होंने कहा कि मैं आप कह रहे हैं ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं लड़की से मिलना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ, ऐसे तस्वीर देखकर हाँ नहीं करूँगा। तो फिर मोतीलाल जी ने कहा ठीक है आप आ जाइए। फिर जब जवाहरलाल नेहरू वापस आ गए पढ़ाई करने के बाद, तो 1915 में ये कमला नेहरू इलाहाबाद अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहने आई थी। तो इधर इनका आनंद भवन आना जाना होता रहता था, ये मोतीलाल जी के यहाँ आती थी, जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो मोतीलाल जी नेहरू ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी, एक ड्राइवर भेजते थे, एक गाड़ी में जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू को साथ घूमने भेजते थे कि आप दोनों जाओ, जिससे इनकी बातचीत हो और जवाहरलाल नेहरू को वो पसंद आ जाए। तो दोनों लोग, अब कमला नेहरू जैसे परवेश में पली बड़ी नहीं थी, उनके यहाँ तो पर्दा प्रथा, बाहर नहीं निकलना, लड़कों से नहीं बोलना, तो बड़ी संकोच में रहती, बातचीत कम करती। और लेकिन जवाहरलाल नेहरू जब उनसे मिले, भोली भाली सी लड़की अच्छी लगी, उन्हें पसंद आई और उन्होंने अपने पिताजी को हाँ कर दी शादी के लिए। तो जब शादी के लिए हाँ हुई, उसके बाद कमला नेहरू की और इनकी जवाहरलाल नेहरू की शादी हुई 8 फरवरी 1916 बसंत पंचमी के दिन। उस दिन इनकी शादी तय हुई। अब यहाँ से शादियों की बड़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ स्टार्ट हो गई, और ये जो इलाहाबाद से एक स्पेशल ट्रेन मंगाई गई जिसमें बाराती भर के दिल्ली जाने थे। तो ट्रेन स्पेशल फूलों से तैयार हुई बहुत खूबसूरत तरीके से, और सारे बाराती दिल्ली पहुँचे। अब दिल्ली में उन्होंने उनकी अटल भवन जो था वो 3 मंजिला इमारत थी, उन्होंने उसको शादी के लिए तैयार कर लिया। अब उसमें मेहमानों के लिए जगह कम पड़ गई। फिर बगल में कोई हक्सर महाशय रहते थे जो कश्मीर के ही थे, तो उनका मकान तैयार कराया गया। फिर जब उसमें भी जगह कम पड़ गई तो अड़ोस पड़ोसियों के घर तैयार कराए गए, उसमें भी जगह कम पड़ गई। मतलब कुछ लोग ट्रेन से आए थे, कुछ अलग से भी आए थे। तो कश्मीर के बाहर एक कैंप तैयार किया गया जिसमें ऊपर लिखा गया नेहरू वेडिंग कैंप फूलों से, उसमें मेहमानों की व्यवस्था हुई। उस कैंप में सारे बाराती रुके, और अब शादी की तैयारी चल रही है, शादी का जो रस्में होती हैं वो चल रही हैं। पहले के ज़माने में शादियाँ कई दिनों तक चलती थी, तो ये शादी 7 दिन और 7 रातों तक चली। और ये जब शादी हो रही थी, उसके बाद जब कमला नेहरू की विदा हुई तो कमला नेहरू को इलाहाबाद ले जाया गया। जितना धूमधाम यहाँ था उससे भी ज़्यादा इलाहाबाद में था, उन्होंने और ज़्यादा तैयारी कर रखी थी। अब जब उनकी बहनें कमला नेहरू को अंदर लेकर आई तो उन्होंने देखा कि ये तो सब अंग्रेजी तरीके से रहते हैं, अंग्रेजी खान पान, अंग्रेजी म्यूजिक बजता है, और पूरा इनका रहन सहन वही है अंग्रेज़ों वाला। तो वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी उस माहौल में। अब रह रही थी, शांत थी, कुछ बोलती नहीं थी, बहुत कम, मतलब उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना करना जाना नहीं था कि नहीं हमें ये नहीं करना है या पसंद नहीं है।
तो जब वो घर में आ गई, अब स्वरूप रानी जी को वो पहले ही पसंद नहीं थी, और बड़ी बहन विजयलक्ष्मी जो थी उनको भी वो पसंद कम थी, मतलब ये नहीं कह सकते नहीं पसंद थी, पर उन्हें ये लगता था ये हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, एक अंग्रेजी टाइप की बहू आती तो अच्छा होता। तो अब मोतीलाल जी ये बात समझ गए, उनको खटकने लगा, उन्होंने कहा कि ये माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और परेशान हो जाएगी। तो मोतीलाल जी ने दोनों की कश्मीर जाने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा आप दोनों कश्मीर घूम कर आओ और हम साथ चलेंगे व्यवस्था करवाने के लिए। तो मोतीलाल जी दोनों को कश्मीर लेकर गए और स्वयं साथ गए, उनके रहने की हर चीज़ की व्यवस्था की, कुछ दिन रुके, उसके बाद वापस आ गए। तब जवाहरलाल नेहरू से तब भी उनकी बहुत कम बातचीत हुई, मतलब घुल मिल नहीं पाई थी वो, बहुत कम, थोड़ा बहुत उतनी लिमिट में बातचीत होना, और वो ये लोग कश्मीर घूमकर वापस आए। अब ये घर आने के बाद स्वरूप रानी जी जो थी इनकी सासू माँ, वो चाहती थी कि ये गहनों से लद के रहे और अंग्रेजी में बात करे, अरे पल्ला वल्ला सिर पर नहीं डालना है, जब लोग आए, विदेशी मेहमान आए तो उनका स्वागत करे, बातचीत करे, उनसे हाथ मिलाए। पर कमला नेहरू के साथ ये सब नहीं हो पा रहा था, तो वो परेशान सी थी। कमला नेहरू घुटन महसूस करने लगी घर में, पर कह तो कुछ पाती नहीं थी। अब इधर जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो आंदोलन के लिए वो उग्र स्वभाव के थे। पहले वो गांधी जी के संरक्षण में या नेतृत्व में नहीं थे, वो उग्र विचारधारा वाले व्यक्ति थे। तो वो मौका ढूंढ रहे थे कि किसी तरह मतलब आंदोलन में सक्रिय हो जाए। तो जब कमला नेहरू यहाँ रही, इसके बाद 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल डायर ने जो गोलियाँ चलवाई निहत्थे लोगों पर, तो उन लोगों की मौत के बाद इतना भीषण नरसंहार हुआ कि मोतीलाल जी नेहरू ने आके वो सारी कथा घर आके सुनाई, तो सारी स्त्रियां रो पड़ी, सब लोग दहल गए। अब कमला नेहरू थी, कमला नेहरू की तो हालत बहुत ख़राब, उन्होंने जब सुना कि इतना भीषण नरसंहार हुआ है, और वो इतनी परेशान हो गई कि सोफ़े में ऐसे धंस गई जैसे मूर्ति होती है, हिल डुल नहीं पाई। मोतीलाल जी ने सोचा ये क्या हुआ, कहीं बीमार ना पड़ जाए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसे इसको नहीं सुनाना चाहिए था, तो इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कमला नेहरू टस से मस नहीं हुई, बैठी रही बस सोफे में धसी हुई। अब कमला नेहरू के मन में चलने लगा कि अंग्रेज बहुत जुल्म ढाते हैं और हमें इनसे निपटना है कैसे भी, और स्त्रियों को जागरूक करना है। उन्हें महिला जागृति का बहुत ज़्यादा जुनून था कि महिलाएं जागृत नहीं होंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकती। और यहीं 1917 नवंबर में इनके यहाँ इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। तो इंदिरा गांधी भी छोटी सी थी, इनके पास 1-1.5 साल की। तो 1921 में, जब 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद पहली गिरफ्तारी हुई नेहरू जी और मोतीलाल नेहरू जी की और जवाहरलाल नेहरू जी की जो पहली गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कमला नेहरू बहुत बुरी तरह टूट गई। उन्होंने जब सुना कि जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हो गए हैं तो वो बहुत परेशान हो गई। इसके बाद इनका पूरा परिवार गांधी जी के आश्रम में रहने गया, क्योंकि ये दोनों लोग गिरफ्तार हो गए थे और परिवार बहुत मुसीबत में था। तब ये लोग गांधी जी के यहाँ रहने गए, तो इन्होंने आश्रम की जीवन शैली देखी, कमला नेहरू को बहुत पसंद आई। कमला नेहरू को गांधी जी के विचार बहुत अच्छे लगे कि सत्य अहिंसा, उन्होंने कहा कि मतलब प्रेम से सबको जीता जा सकता है। तो कमला नेहरू बहुत प्रभावित हो गई। जब कमला नेहरू लौट कर आई तो मोतीलाल नेहरू जी जेल से छूट कर आए, तो उन्होंने कमला नेहरू ने मोतीलाल जी को उनको कहा, जवाहरलाल नेहरू जी को, कि मुझे गांधी जी के विचार बहुत अच्छे लगे और मैं चाहती हूँ कि आप गांधी जी के नक्शे कदम पर चलें। गांधी जी के जो प्रेम का मार्ग है वो मुझे बहुत पसंद आया। तो मोतीलाल जी, जवाहरलाल नेहरू जी एकदम से खड़े हुए, बोले अरे गांधी जी का जादू तुम पर भी चल गया। तो वो बोलती है कि नहीं, जादू चला है कि नहीं ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई हूँ और मुझे उनके विचार बहुत अच्छे लगे हैं। तो फिर जो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा कि हाँ कमला तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हारी बात उचित लगती है, और गांधी जी हैं ही ऐसे कि उनके संरक्षण में जो जाता है वो उनका हो जाता है। अब 1921 के समय के बाद आते आते 1924 आया। 1924 में ये दोबारा गर्भवती हुई और इनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। जो बेटा पैदा हुआ वो सिर्फ 3 दिन जीवित रह सका, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये इतनी ज़्यादा बीमार हो गई, इनकी हालत मतलब मरणासन्न हालत हो गई थी इनकी। तो 1925 में इनको नैनीताल के भोपाली सैनिटोरियम में ले जाया गया बीमारी के लिए। वहाँ डॉक्टरों ने कह दिया कि इनको टीबी है। तो इनका बहुत दिनों तक इलाज चलता रहा। ये नोडोलिन ट्रीटमेंट पर भी रहीं, लेकिन इनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। तो डॉक्टरों ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं इन्हें बचाने की, और कोशिश हमारी जारी है, लेकिन अगर सुधार नहीं होता है तो आप इनको स्विट्ज़रलैंड ले जाइए। तो 1926 में मोतीलाल जी इंदिरा गांधी के साथ, इंदिरा गांधी की इस बीच में बार बार पढ़ाई छूटती रहती थी क्योंकि ये बीमार हो जाती थी, कभी जवाहरलाल जी जेल चले जाते थे, तो इंदिरा गांधी की पढ़ाई बार बार छूट जाती थी।
तब उनको लेकर ये लोग स्विट्ज़रलैंड गए। स्विट्ज़रलैंड में ये लोग जिनेवा में रहे और 21 महीने ये लोग जिनेवा में रहे, लेकिन वहाँ ये इनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। तो उसके बाद इन्हें मोंटाना के टीबी सैनिटोरियम में भर्ती करना पड़ा। वहाँ जाके इनकी जब तबीयत में थोड़ा आराम हुआ तो जवाहरलाल जी ने गांधी जी को एक पत्र में लिखा कि 1 वर्ष ऐसे बीत गया जैसे एक दिन हो, लेकिन हालत में सुधार नहीं है। फिर धीरे धीरे थोड़ा हालत में सुधार हुआ। 1927 आ गया। 1927 में ये लोग रूस की यात्रा पर गए। उनकी हालत ठीक थी, तो कमला नेहरू, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू रूस की यात्रा पर गए। इन्होंने रूस की सर्वहारा क्रांति के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी से पहले ही सुन रखा था, जो 1917 में हुई थी। जिस समय ये क्रांति हुई थी उस समय ही सौभाग्य से कमला नेहरू वयस्क हुई थी, 18 वर्ष की, और 1917 के नवंबर में ही इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। तो जब ये रूस गई तो इनकी बड़ी इच्छा थी कि 10 साल में ये कितना परिवर्तन हुआ है यहाँ उस क्रांति के बाद, तो मैं इसको अर्थव्यवस्था को जानना चाहती हूँ। ये लोग रूस गए, घूमे, तो इन्होंने वहाँ की अर्थव्यवस्था देखी। तो वहाँ का सिस्टम ये था कि सभी महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी, सबको शिक्षा का समान अधिकार है, बच्चों की फीस नहीं ली जाएगी, गवर्नमेंट ही सारी व्यवस्था करेगी, जो लोग जॉब करते हैं उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। तो कमला नेहरू उससे बड़ी प्रभावित हो गई। मोतीलाल नेहरू जी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, उन्हें पसंद नहीं आया था। उनको रूस की अर्थव्यवस्था, उन्होंने कहा नहीं, उतना उन्हें जमा नहीं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी भी उससे प्रभावित थे। फिर ये लोग लौट कर आए तो वहाँ इन्होंने महिलाओं को देखा था कि महिलाएं कितनी जागरूक हैं। तो कमला नेहरू ने वहाँ से आके दृढ़ संकल्प लिया कि हम महिला जागृति अभियान चालू करेंगे। बीमार तो ये थी, ये लौट कर आई तो इन्होंने कहा मोतीलाल जी से कि हम महिला जागृति अभियान चालू करना चाहते। तो मोतीलाल जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि आप अभी आराम करिए, ठीक हो जाएं, तब ये सब कर लेना बाद में, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये घर आ गई। तो जो इनका आनंद भवन था वो स्वराज भवन में तब्दील हो चुका था। फिर मोतीलाल जी ने आनंद भवन के बगल में एक और आनंद भवन बनाया इन लोगों के रहने के लिए, जिसमें नीचे सारे परिवार की व्यवस्था थी, ऊपर इंदू के लिए अलग कमरा था, कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू के लिए कमरा था, लैट बाथ, पढ़ाई, स्टडी रूम, सब कुछ एक आनंद भवन अलग से तैयार हुआ। आराम का जीवन व्यतीत करते हुए कमला नेहरू दोबारा से गर्भवती हुई, जो इनका गर्भपात 3 माह के अंदर हो गया। इसके बाद तो इनके अंदर जान ही नहीं रही। इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब, ऊपर से टीबी थी बहुत, ये इधर ठीक होने लगी थी लेकिन ये दोबारा उसी अवस्था में आ गई। उसके बाद इन्हें बम्बई ले जाया गया इलाज के लिए। 1928 में साइमन कमीशन आया। तो उसमें जब वो साइमन कमीशन लखनऊ आया तो लाठी चार्ज में जवाहरलाल नेहरू घायल हो गए बहुत बुरी तरह। अब कमला नेहरू ने ये सुना कि ये घायल हो गए हैं तो वो बहुत परेशान हो गई। जो बीमार थी तो वो बीमारी और बढ़ती चली गई। उसके बाद इनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। यहाँ बार बार जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तारियाँ देनी पड़ रही थी, वो बार बार उन्हें पुलिस उठा ले जाती थी। 1928 निकलते निकलते आया 1929 में। हाँ, 1929 में ये अध्यक्ष लाहौर अधिवेशन जो हुआ उसमें इन्हें अध्यक्ष बनाए जाने के लिए सिफारिश हो रही थी। तो उन्होंने कमला नेहरू से कहा कि मुझे लाहौर अधिवेशन के लिए अध्यक्ष बनाया जाने वाला है। तो कमला नेहरू एकदम उठ के बैठ गई और बोली, अरे मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनकर, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो आप ऐसा क्या करने वाले हैं देश के, जो देश के हित में हो। तो जवाहरलाल नेहरू एकदम से बोलते हैं कि अरे तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा भी कोई काम कर सकता हूँ जो देश हित में ना हो। तो बोली, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं पूछना चाहती हूँ कि एक अध्यक्ष ऐसा क्या भाषण देने वाला है उस सभा में कि सारे युवा बच्चे जो हैं वो अपने नेता के पीछे लग जाएं, अपने नेता के पीछे भागने लगें कि हमें आज़ादी चाहिए और ये हमारा नेता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। साथ में इंदिरा गांधी 11-12 वर्ष की थी, वो भी हंसने लगी, दोनों हंसने लगे। अब कमला नेहरू दोनों का चेहरा देखती, कभी जवाहरलाल नेहरू का कभी इंदिरा का, और बोलती, ऐसा मैंने क्या कह दिया जो आप दोनों हंसे जा रहे हो, मैंने तो आज़ादी की बात कही थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी बोले कि हाँ तुम सही कह रही हो, तुमने आज़ादी की बात की, मैं तुम्हारा मंतव्य समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम जो जानना चाहती हो वही मेरे इरादे हैं, वही इस देश के युवाओं के इरादे हैं, तुम्हारे इरादे ही मेरे इरादे हैं। मैं पूर्ण स्वराज की घोषणा करूँगा, जो अधिवेशन होगा तो मैं उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा करूँगा। तो कमला नेहरू ने ठंडी सांस ली और बोली कि हाँ अब मुझे शांति आई, यही मैं चाहती थी। अब यहाँ पिता और पुत्र मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू के बीच संघर्ष पैदा होने लगा। मोतीलाल नेहरू जी को लगता था कि पूर्ण स्वराज के लिए भारत तैयार नहीं है
और कड़े संघर्ष की आवश्यकता है जो भारत नहीं कर सकता, मतलब है नहीं इसके लिए तैयार। मोतीलाल जी नेहरू कहते थे कि ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर दे इंडिया को और बस बात ख़त्म हो जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे, आज़ाद भारत का सपना जो है वो साकार हो सकेगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी पूर्ण स्वराज पर अड़े हुए थे, वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा पूर्ण स्वराज की ही घोषणा होगी और मैं पूर्ण स्वराज ही लेकर मानेंगे। तो अब इन दोनों के बीच जो मतांतर चल रहे थे, इससे जवाहरलाल नेहरू जी बड़े परेशान भी रहते थे। तो जब 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में जो उन्होंने अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, उन्होंने वहाँ जाकर पूर्ण स्वराज की घोषणा की और जो 26 जनवरी 1930 का दिन था उसे भारत की आज़ादी का प्रथम दिवस घोषित किया गया, 26 जनवरी 1930 उसी अधिवेशन में। और वहाँ पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई और वहाँ इंदिरा गांधी और कमला जी भी उपस्थित थी और दोनों इस बात से बहुत खुश हुई। आगे जब ये अध्यक्ष बन गए उसके बाद 1931 से लेके 1934 तक कमला नेहरू स्त्री जागरण के कार्यों में और जितने भी कार्य थे, कमला नेहरू ने 1921 से अपना राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया था। कमला नेहरू ने स्त्री जागरण अभियान चलाया और इन्होंने जो खद्दर होता है ना, उसको जाके रोड पे जाके खुद बेचा, स्वयं बेचती थी वो जाके, इतने बड़े परिवार की लड़की, और खादी पहनना शुरू किया। उनका इतनी कोमल थी कि खादी से उनका शरीर कट जाया करता था, उनके रैसेस हो जाते थे बॉडी पर, मतलब इतनी कोमल थी वो। खादी उन्होंने पहनी। स्वरूप रानी जी तब तक उसी स्वभाव की थी, वो तब भी चाहती थी कि ये सज धज के रहे वैसे रहे, लेकिन वो खादी पहनना उन्होंने शुरू कर दिया। खादी बेचा शराब की दुकानों पे और जो ये अंग्रेजी सामान होता है वहाँ जाके धरने दिए, उनको दुकानों को बंद करवाया। एक ये जो जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हुए थे एक भाषण को देने के लिए, भाषण दे रहे थे, उसके राजद्रोह में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो भाषण अधूरा रह गया था। तो कमला नेहरू ने कहा कि मैं अब जेल जाऊंगी और वो काफ़ी समय से सोच रही थी कि मुझे जेल जाना है, लेकिन ऐसा क्या करूं कि मैं जेल जा सकूं। तो वो जो अधूरा भाषण था वो कमला नेहरू ने जाके पढ़ा। कमला नेहरू ने वो भाषण पढ़ा तो युवाओं में इतनी उत्तेजना आ गई, चिल्लाने लगे कमला नेहरू जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, और बहुत हंगामा हो गया। तो पुलिस सक्रिय हो गई और पुलिस कमला नेहरू को ले गई और इनको लखनऊ सेंट्रल जेल में डाला गया। इनको 3 महीने की सज़ा हुई। तो जब बीमार तो ये थी, तो इन्होंने लखनऊ सेंट्रल जेल इधर जवाहरलाल नेहरू जी भी जेल में थे, ये भी जेल में थी। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को लेटर लिखा, दोनों एक दूसरे को लेटर लिखते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जेल में हूँ, लखनऊ जेल में, और सुबह 5 बजे मैं जाग जाती हूँ, चलती घूमने जाती हूँ तो 1-2 मील तक चल ही जाती हूँ। मतलब उन्होंने लेटर में ऐसे लिखा। और मैं निवाड़ बुन रही हूँ, आप भी निवाड़ बुन रहे हैं जेल में, अब मैं ये देखूँगी किसकी निवाड़ ज़्यादा अच्छी है, मेरी ज़्यादा अच्छी है या आपकी ज़्यादा अच्छी है। और जेल में जो चरखे हैं, मुझे चरखा चलाने को दिया है लेकिन वो बहुत भारी है, मुझसे चलाया नहीं जाता, तो मैंने घर से चरखा मंगाया है, आया होगा शायद, लेकिन पुलिस मुझे देना नहीं चाहती। क्यों नहीं देना चाहती, मुझे ये समझ नहीं आता कि चरखे से क्या हो जाएगा। जब लोगों के दिन पूरे चालू होते हैं तो इनकी बुद्धि पागल हो जाती है। उन्होंने ऐसे लेटर में लिखा जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। लेकिन जब ये जेल गई, ये था दिन 1 जनवरी 1931 का दिन था जब ये जेल गई। तो इधर मोतीलाल नेहरू जी वैसे ही चिंता में दुखी थे, बीमार थे, इधर जवाहरलाल नेहरू जी से भी उनके भेद हो रहे थे। तो उनके जेल जाने के कारण वो इतने ज़्यादा दुखी हुए, पहले से बीमार थे, उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझता था कि मेरा पूरा परिवार जेल जाएगा, मेरी बहू को भी ये लोग उठा ले जाएंगे, ऐसी उम्मीद मैंने नहीं की थी। तो मोतीलाल जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो पुलिस को कमला नेहरू को 26 दिन की हिरासत के बाद छोड़ना पड़ा। 26 जनवरी 1931 को इन्होंने इनको छोड़ दिया, कमला नेहरू को। जब कमला नेहरू घर आई तो मोतीलाल जी कहते हैं कि तेरी तमन्ना पूरी हो गई। तो कमला नेहरू जी बोलती है कि मुझे आपकी और इंदू की बहुत चिंता थी, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता थी। तो उन्होंने कहा इंदू की चिंता नहीं थी। उन्होंने कमला नेहरू जी बोली इंदू की भी चिंता थी, लेकिन इंदू ने स्वयं को संभालना अब सीख लिया है, लेकिन मुझे आपकी ज़्यादा चिंता थी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं और अकेले पड़ गए हैं और मैं आपकी सेवा करना चाहती थी। तो उनकी जो छोटी वाली ननद थी कृष्णा, वो बोली पिताजी आप चिंता मत करिए, और स्वाधीनता संग्राम जो होगा हम सब जेल जाएंगे और आज़ादी लेकर ही रहेंगे। तो मोतीलाल जी बोले अच्छा तू भी जेल जाएगी, अब तुझे भी जेल जाना है। तो कमला नेहरू ने शांत कराते हुए बोला कि नहीं कोई जेल नहीं जा रहा पिताजी, आप आराम करिए और हम सब यहीं हैं। लेकिन मोतीलाल जी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू जी जेल से आ जाएँ, लेकिन जब सरकार थी वो अपनी शर्तों पर रिहा करती, तो वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी सरकार की शर्तें माननी पड़े और आंदोलन कमज़ोर हो।
तो कमला नेहरू ने कहा कि क्या उन्हें बुलवा लें, तो मोतीलाल जी बोले नहीं, मैं नहीं चाहता कि जो इतनी मेहनत की है उस पर पानी फेर दिया जाए और मैं ठीक हूँ। ऐसे करते करते जनवरी में ही, हाँ फरवरी में आके 6 फरवरी को मोतीलाल जी की अचानक बहुत तबीयत खराब हुई। उनकी पत्नी बाहर गई हुई थी, तो उन्होंने पूछा स्वरूप कहाँ है, तो कमला जी बोली कि वो बाजार गई हुई हैं, बहन कृष्णा और उनके विजय लक्ष्मी जी और उनके जो पति थे रंजीत के साथ बाजार गई हुई हैं, तो वो आने वाली हैं, तो आप आराम करिए। जब तक वो आई हैं स्वरूप रानी जी उनके पास बैठी हैं, और उसके बाद ही कुछ देर बाद गांधी जी भी थे, तो गांधी जी जाकर उठने लगे, जा रहे थे, तो मोतीलाल जी बोले रुक जाइए, अभी मत जाइए। तो गांधी जी बोले कि क्यों, क्या महसूस करते हो, तो उन्होंने कहा अब ज़्यादा टाइम नहीं है, यहीं बैठो, अब मत जाओ। उसके बाद उन्होंने 8 फरवरी को अपनी अंतिम सांस ली। तो मोतीलाल जी के देहांत के बाद इधर ये आंदोलन जो चल रहा था वो ठंडा पड़ गया, और जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ज़्यादा परेशान हो उठे। जो गतिविधियां थी आंदोलन वाली वो ठंडी हो रही थी, उनका मन खिन्न हो गया, वो बहुत रो पड़े, उनकी भी रिहाई हुई उस टाइम। तो जो परेशानी का समय था, अब कमला नेहरू को लगे कि इनको इससे कैसे उबारा जाए, पिता की मृत्यु एक बहुत बड़ा सदमा होता है। फिर उन तीनों ने एक योजना बनाई कि श्रीलंका घूमने चलते हैं, राजनीतिक गतिविधियों से दूर श्रीलंका जाएंगे। तो कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पूना से इंदिरा को बुलाया, पूना में पढ़ रही थी वो, ये तीनों लोग श्रीलंका की यात्रा पर निकल गए। तो ये 7 सप्ताह तक श्रीलंका घूमे हैं, त्रिवेंद्रम, कोचीन, मैसूर, हैदराबाद, ये सब जगह इन्होंने घूमी। जब ये लौट कर आने वाले थे तो ये हैदराबाद में सरोजनी नायडू जी के घर रुके, उनकी बेटियां थी, इंदिरा को वहाँ अच्छा लगा, तो वहाँ इनके पास एक खबर आई कि अब सरकार तुम्हारे ऊपर गाज गिराने वाली है और वो जो स्वराज भवन है उसको सील कर दिया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू समझ गए थे कि अब मोतीलाल जी नहीं रहे, वो भी नहीं है, तो अब गवर्नमेंट कुछ ऊटपटांग काम करेगी। यहाँ इनके स्वराज भवन में एक अस्पताल चला रही थी कमला नेहरू, जिस अस्पताल में स्वाधीनता सेनानी जो थे उनका इलाज किया जाता था, कांग्रेसियों का इलाज किया जाता था, उस अस्पताल का सारा जिम्मा कमला नेहरू ने ले रखा था, और उनके सहयोगी भी थे, परिवार के सदस्य। तो जब वो खबर आई कि स्वराज भवन सील हो जाएगा तो उसके साथ अस्पताल भी बंद हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी सबसे पहले इलाहाबाद पहुंचकर इन गतिविधियों में लग गए कि कैसे भी करके इसको रोका जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अवैध घोषित कर दिया कि यहाँ अवैध काम होते हैं, सरकार के खिलाफ रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं, और इसमें ये लोग इनकी उसमें इन्होंने कहा भगत सिंह का भी इन्होंने इलाज किया है यहाँ पर, उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। लेकिन कमला नेहरू ने हार नहीं मानी, उन्होंने उसके सामने एक छोटी सी बिल्डिंग किराए पर ली और अस्पताल दोबारा चलाया जाने लगा। जो अस्पताल के सामान थे, एम्बुलेंस थी, ऑपरेशन के औजार थे, जो कुछ भी था, पैसा रुपया सब गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। लेकिन कमला नेहरू ने दोबारा से शुरुआत की, एक छोटी सी बिल्डिंग ली, उसमें जो अस्पताल चलाया गया उसमें 1933 तक लोगों की आना जाना कम नहीं हुआ, इलाज कम नहीं हुआ, 58,000 मरीजों ने चिकित्सा करवाई 1933 तक। 1931 में ये बंद किया गया। तो जब ये सब चल रहा था तो कमला नेहरू इतनी बीमार होने के बावजूद जो उनकी जीवटता थी वो कम नहीं हुई। वो इतनी बुरी स्थिति में 1931 से लेकर 34 तक इस कदर बिजी रहीं कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल ही नहीं किया। हाँ, अस्पताल चलाने के दौरान उन्होंने एक लेटर लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे, वो कुछ चीज़ों से परेशान थी, मैं उसे पढ़ के सुनाऊंगी आपको लेटर को। तो इन्होंने एक पत्र लिखा, जो इस पत्र में इन्होंने लिखा कि जवाहर, मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, मैं इसका इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें जेल में काफ़ी दिन हो गए और अब तुम्हारे जेल से छूटने के दिन करीब हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार तुम्हें रिहा करेगी। यदि तुम रिहा कर भी दिए गए तो इस बात की पूरी आशंका है कि तुम फिर से गिरफ्तार कर लिया जाओगे। मुझे अब तुम्हारी और जेल जीवन की चिंता नहीं है, क्योंकि इस सब के लिए मैंने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है। जब मैं बम्बई से इलाहाबाद लौटी तो मैंने अस्पताल चलाने की सारी जिम्मेदारी रणजीत को सौंप दी थी। रणजीत यानी कि इनकी बड़ी बहन विजय लक्ष्मी जी के पति को। परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उन्हें काम करने में कोई भी रुचि नहीं है। जो काम उन्हें सौंपा गया है उसे वे स्वयं तो करते नहीं हैं, और जब नुकसान होता है तब उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि रणजीत ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, अतः यह काम दूसरों को सौंपा जाना चाहिए। डर लगता है कि उन लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो मैं क्या कर लूँगी। अब मैं चाहती हूँ कि अस्पताल चलाने के लिए 5 या 6 लोगों की समिति बना ली जाए।
रणजीत को भी उस समिति में शामिल किया जाए। यह तो तय है कि रणजीत अकेले अस्पताल नहीं चला सकते। मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ परंतु मौका नहीं मिल पाता। ये बातें मेरे दिल में ही रह जाती हैं। यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं जो मैं समझ नहीं पा रही कि क्या है। इस समय तुम तो केवल उतना ही जानते हो जितना तुम्हारे बहनोई रणजीत और बहन विजयलक्ष्मी तुम्हें बताते हैं। यह तस्वीर का एक पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू मैं जानती हूँ परंतु मैं तुम तक पहुँच नहीं पाती। मुझे यहाँ काम करना मुश्किल हो रहा है। तुम जेल में हो और आंदोलन जारी है। हर दिन मैं यह कामना करती हूँ कि पुलिस मुझे और उमा नेहरू जी को गिरफ्तार कर ले। कितना अच्छा हो कि हम लोग भी जेल चले जाएं। कुछ लोग यह समझते हैं कि हम स्त्रियां हैं और जेल जाने से डरती हैं। यह सच्चाई नहीं है। हमें कोई गिरफ्तार तो करे, हम जेल जाने से नहीं डरते। पूरी गर्मियां इन लोगों ने खसकी चिकों के पीछे आराम करते हुए गुजार दी हैं और ये बाहर निकलने का कष्ट नहीं उठाते हैं। हम कुछ कहते हैं तो वे कहते हैं कि हम उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उनके बारे में झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। इस समय तुम जेल में हो। मुझे ऐसी बातें लिखना अच्छा नहीं लगता परंतु विवश होकर मुझे यह सब लिखना पड़ा है। कुछ लोगों की आदतें ऐसी हैं कि वे जिम्मेदारी तो निभाते नहीं हैं परंतु विश्वास जीतने में माहिर होते हैं। मेरी अब तो यही इच्छा है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले। तुम्हारे रिहा होने से पहले ही मैं जेल जाना चाहती हूँ परंतु मुझे लगता नहीं कि जेल मेरे भाग्य में लिखी है। पापा जी मसूरी जा रहे हैं। विजयलक्ष्मी और उनका पूरा परिवार उनके साथ जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ रहकर पापा जी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। बस अफसोस यही है कि जब वे इलाहाबाद से चले जाएंगे तो मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी अधिक से अधिक सेवा करूँ। बीमारी की हालत में उन्हें मेरी सेवा की ज़रूरत है परंतु मैं विवश हूँ, इलाहाबाद के बाहर नहीं जा सकती। ये लेटर इन्होंने तब लिखा जब मोतीलाल जी थे। ये अस्पताल 1929 के समय चालू किया गया था। तब ये परेशान थी। परिवार वाले मक्कार होते ही हैं तो उन्होंने वो लेटर में सारी बातें लिख के बताई बाद में। लेकिन कमला नेहरू ने बिना किसी अड़चन के अस्पताल को सुचारू रूप से चलाए रखा। अब मैं आपको इनके कुछ हाइलाइट्स बताना चाहती हूँ। बीच की एक चीज़ और बताऊँगी। इनके बीच में फिरोज गांधी जी से मुलाकात हुई। तो जो इरविन क्रिश्चियन कॉलेज था उस पर ये धरना देने के लिए गई थी। ये कांग्रेस जिला समिति की अध्यक्ष भी थी उस समय। तो जब ये धरना देने गई तो ये बच्चों से कॉलेज को त्यागने की मांग कर रही थी कि इसको छोड़ दो, क्योंकि उसके प्रिंसिपल प्रायः अंग्रेज हुआ करते थे। वो मिशनरियों द्वारा संचालित था। लेकिन बच्चे होते हैं कॉलेज के, वो ऊधम कर रहे थे, बाउंड्रियों पर बैठे थे, सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो इनकी बहन कृष्णानंद जो थी वो इनके साथ थी। इन्होंने पानी मांगा कमला जी ने कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तो कमला नेहरू नारे लगाते लगाते, जो सत्याग्रहियों की टोली थी वो सब नारे लगा रहे थे। कमला नेहरू अचानक बेहोश हो गई। तब जो फिरोज गांधी थे वो उसको लगा कि ये तो गलत हो गया, ये क्या हुआ, हम लोग तो मस्ती मजाक कर रहे थे। तब फिरोज 2-3 लड़कों के साथ आए। उन्होंने कमला जी को पानी पिलाया, उठाया और आनंद भवन तक ले गए। यही फिरोज गांधी आगे चल के इनके दामाद बने। और फिरोज गांधी जो आंदोलन में आए वो कमला नेहरू जी की प्रेरणा से ही आए। कमला नेहरू का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था। उन्हें कमला नेहरू की कार्यशैली भा गई थी। स्वराज भवन सील हो गया था। उसके बाद इनका जो बीमारी थी, मैं उसका एक छोटा सा वो बताना चाहती हूँ कि 1925 में इनकी हालत बिगड़ी। 1934 में इनको प्लूरिसी और ये उच्च ज्वर ने अपनी चपेट में ले लिया था। तो इन्हें जब ये जेल से बाहर आई तो बहुत काफ़ी बीमार रहीं, तो इन्हें भुवाली चिकित्सा केंद्र ले जाया गया। 1931 से 34 तक का समय ये बिजी रहीं बहुत ज़्यादा, और इन दिनों ये फिर बीमार पड़ी। व्यस्तता में, काम में लगी रही, इन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। और इनकी बीमारी की हालत में 1935 तक भोपाली के सैनिटोरियम में रहीं। उसके बाद डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मतलब इनकी देखरेख हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो इनको 1935 में जर्मनी ले जाया गया। बेडन-मीलर में इनका इलाज चला। तो तब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। तो जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर ट्रंक ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, कमला जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो 4 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू रिहा हुए और जर्मनी पहुँचे हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इनके साथ रहे पूरे टाइम तक। तो दिसंबर 1935 के मध्य में इनको फिर से स्विट्ज़रलैंड ले जाया गया। जो लुजान सैनिटोरियम था उसमें इनको भर्ती किया गया। वहाँ भी इनकी हालत सुधर नहीं रही थी। ये बातचीत करती थी, लगता था कि ठीक है, लेकिन इनकी दृष्टि जो थी वो किसी एक चीज़ पर टिकती नहीं थी। बार बार इनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता था।
तो ये बीमारी की अवस्था में जब वहाँ रहीं तो वहाँ इनके साथ इनके परिवार के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मदन अटल, वो इनके साथ रहे। और इंदु भी थी, वो आ गई थी। इंदु पहले पढ़ाई कर रही थी तो उसे भी यहाँ बुला लिया था। जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो इनका इलाज जब चल रहा था तो ये बीमारी में उसी समय इनको आया कि जवाहरलाल नेहरू जी के लिए एक आदेश आया कि आप आ जाइए और आपको उसका अध्यक्ष बनाया जाना है 1936 में अप्रैल में। लेकिन यहाँ से जब ये छूट के जेल से जब गए थे विदेश स्विट्ज़रलैंड, तो गवर्नमेंट ने कह दिया था कि 28 फरवरी के पहले आए तो हम फिर से गिरफ्तार कर लेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ही थे, तो कमला नेहरू के पास बैठे और उन्होंने कहा कि मुझे हो सकता है भारत वापस जाना पड़ेगा। तो कमला नेहरू ने पहले तो हाँ कर दिया, लेकिन इनकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हुई तो कमला नेहरू ने उनको बुलाया, जवाहरलाल जी को, और कहा कि आपका जाना ज़रूरी है क्या? तो जवाहरलाल जी बोले कि तुम्ही ने तो कहा था कि चले जाओ, तो अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊँगा। तो जो कमला बोली कि नहीं तुम मत जाओ, अब दिन मेरे बहुत नज़दीक है और अब इसके बाद मैं शायद ना रहूँ। तो जवाहरलाल जी का स्वर आर्द्र हो गया और वो बोले कि ऐसे मत कहो, तुम्हें तो अभी बहुत जीना है और बहुत कुछ करना है, तो इतनी जल्दी तुम ऐसी बातें कैसे कर रही हो? लेकिन फिर उन कुछ कहने वाली थी तो जवाहरलाल जी ने कहा क्या? तो वो बोलती है कि मैं भूल गई, पता नहीं क्या कह रही थी, और वो सो गई। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, उन्हें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती थी। उनकी दृष्टि, वो कहती थी कि कोई आ रहा है, सफ़ेद घोड़े पर राजकुमार आ रहा है और मुझे ले जाएगा। तो डॉक्टर समझ गए थे कि ये अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी और इनका तैयारी हो रही थी जवाहरलाल नेहरू जी के जाने की। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी फिर उनकी स्थिति को देखते हुए, डॉक्टर अटल ने कहा कि इनकी स्थिति गंभीर है, आप मत जाइए। तो जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ रुके और कमला नेहरू अंतिम समय में बस यही बोलती रही कि सफ़ेद घोड़े पर राजकुमार आ रहा है, सफ़ेद घोड़े पर राजकुमार आ रहा है। और एक दिन उनकी 28 फरवरी का दिन निकलते निकलते उनकी मृत्यु हो गई। अब वो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनकी स्थिति बहुत उस समय बुरी हो गई, वो बहुत परेशान हो गए, बार बार ये अपने मन में दोहरा रहे थे कमला नहीं रही, कमला नहीं रही। और उसके सपनों के साथ, उसके जीवन के साथ मेरा भी सब कुछ राख हो गया। तो वहीं पे जब कमला नेहरू जी का अंतिम संस्कार किया गया तो अंतिम संस्कार में जो उनकी अस्थियां थी, जो राख थी, उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने विसर्जित कर दिया था, पर कुछ राख अपने पास रख ली थी। वो राख आजीवन उनके पास जेल में, उनके शयन कक्ष में हमेशा उनके साथ रही। जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उनकी अस्थियों के साथ कमला नेहरू जी की अस्थियां बहाई गई थी। कमला नेहरू स्त्रियों की पक्षधर थी। अगर ये आज़ादी की लड़ाई ना होती तो वो सिर्फ स्त्रियों के लिए काम करती। उनकी आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उनके दो चीज़ें चलती थी कि आज़ादी की लड़ाई के बारे में भी वो करना है और स्त्रियों को भी जागरूक करना है। वो स्त्रियों की जागरूकता के लिए काम करती रहती थी। एक बार की बात है, सरोजनी नायडू के यहाँ जब श्रीलंका से लौटते समय ये लोग रुके तो वहाँ पे हैदराबाद में इन्होंने स्त्रियों की एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में स्त्रियों से कहा कि तुम्हें दबने की ज़रूरत नहीं है, गलत बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पति कुछ भी कहते रहे, अगर गलत कह रहे हैं तो तुम्हें झेलने की आवश्यकता नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू जी याद करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मुझे नहीं पता कि महिलाओं पर इसका कितना असर हुआ, लेकिन पतियों पर इसका ज़रूर असर हुआ। उसके बाद 3 महीने बाद एक लेटर आया पति का, उसने लिखा कि मैडम आपने मेरी पत्नी को क्या भड़का दिया है और वो मेरी एक भी बात नहीं सुनती है, और जब मैं कुछ भी कहता हूँ तो वो तो आंदोलन करने पे उतारू रहती है। तो कमला नेहरू की जो बातें थी, लोग उनके सामने, इलाहाबाद में उनका इतना वैभव था कि लोग उनके सामने बिछ जाते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब सारे कांग्रेसी गिरफ्तार कर लिए गए थे उस समय महिला आंदोलन कार्यकर्ता आगे आए और उन्होंने सारा मोर्चा संभाला। उसकी अध्यक्ष कमला नेहरू थी और कमला नेहरू को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। बिना एक्सपीरियंस के उसने जिस तरीके से सारा काम संभाला है तो वो एक तरीके से इलाहाबाद का गर्व बन गई। मतलब उसने ऐसे काम किए कि इतनी बीमारी की हालत में कोई आम इंसान नहीं कर पाता। ये कृष्णा नेहरू हटी सिंह, जो इनकी छोटी वाली ननद है, इन्होंने अपनी किताब डियर टू बीहोल्ड एंड इंटीमेट पोर्ट्रेट्स ऑफ इंदिरा गांधी में लिखा था कि कमला जवाहर के सुकून का स्रोत थी और उन्हें कभी पता नहीं चलने दिया कि वो किस कदर बीमार हैं। वो हरदम आशावान रहती थी। वो जब भी जवाहर के पास होती थी उसे ढांढस और साहस देती थी। और जो जवाहरलाल नेहरू जी की एक और बहन थी विजय लक्ष्मी जी, उन्होंने अपनी किताब
द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोयर में लिखा कि कमला नेहरू ने जवाहरलाल के वैचारिक परिवर्तन में अहम भूमिका अदा की थी। कमला ने गांधी जी के आत्मत्याग के दर्शन को बहुत गंभीरता से लिया था। उसने जवाहर से क्रांतिकारी रुख त्याग कर अपनी जीवन शैली बदलने का आग्रह किया। कमला नेहरू ने महात्मा गांधी के कई आंदोलनों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। विदेशी सामान का बॉयकॉट और इलाहाबाद में शराबबंदी जैसे आंदोलनों में कमला नेहरू सबसे आगे रहती थी। दोनों नंदों ने जो किताब लिखी उनमें कमला नेहरू का जिक्र किया और उनकी तारीफ की। अब इनके कुछ हाइलाइट्स हैं इनकी ज़िंदगी में, इन्होंने क्या क्या किया वो थोड़ा सा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। 1921 के असहयोग आंदोलन ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में कमला नेहरू के प्रवेश को देखा, तब इन्होंने प्रवेश किया था इस आंदोलन में। और महात्मा गांधी के कदमों के बाद वहाँ पर अंग्रेजों के एकाधिकार का विरोध करने के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन में भी शामिल थी। और माना जाता है कि वह नमक सत्याग्रह के दौरान वर्जित नमक बेचने वाली पहली महिला आंदोलनकर्ता थी। जब नेहरू जी महीनों तक कैद में रहे तब भी कमला नेहरू ने स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी और स्वराज भवन में एक डिस्पेंसरी स्थापित की जहां घायल सेनानियों का इलाज किया जाता रहा। और दुर्गाबाई और कमला देवी चट्टोपाध्याय सहित इन लोगों के साथ उन्होंने मिलकर महिला स्वयंसेवकों के साथ कर मुक्ति अभियान चलाया। गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वे सड़कों पर खद्दर बेच चुकी थी और उन्होंने महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकालने और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शामिल होने के लिए राजी किया। और स्वेच्छा से, जिस समय महिलाओं का निकलना वर्जित था, उस समय आधुनिक महिला का प्रतिनिधित्व उस समय किया जब महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी। 1921 में स्थापित राष्ट्रीय स्त्री सभा के सदस्य के रूप में कमला नेहरू ने दलितों के मंदिरों में वर्जित प्रवेश के लिए काम किया। उन्होंने इसको काम किया कि मतलब वो लोग जा सकें, तब तक अलाउ नहीं था। 1930 के दौरान कमला नेहरू ने कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू के साथ देश सेविका संघ का नेतृत्व किया और बॉम्बे के अशांत क्षेत्रों में पुलिस की कठोर कार्रवाई का सामना किया। ये 2 बार जेल जा चुकी थी। मुझे दोबारा जेल जाने का किसी भी किताब में कहीं वर्णन नहीं मिला, लेकिन ये 2 बार जेल गई हैं। मुझे एक्यूरेट नहीं पता किस सन में गई, लेकिन ये 2 बार जेल गई थी। श्रीमती कमला नेहरू एक ऐसी लौ थी कि जो आज़ादी के संग्राम में भले ही कुछ देर के लिए टिमटिमाई, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट छाप छोड़ के गई। महिलाओं को जागृति का पाठ पढ़ा के गई। और नेहरू जी अंत तक अपनी आत्मकथा उन्होंने उन्हीं को समर्पित की है। उसमें उन्होंने कमला नेहरू के योगदान को बताया है। बाकी शानदार।